Good afternoon बच्चों. Today I am starting the theory of dot product. ठीक है. देखो, अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में स्टार्टिंग में हम लोग दो तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. एक तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है. स्केलर नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि स्केलर मतलब रिजल्ट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा. ठीक है. और वेक्टर से मुझे पता चल रहा है कि रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा. इस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है. अगर मैं देखता हूँ ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके. और ये जो थीटा है ये किस में वेरी करता है, इन बिटवीन 0 to पाई, है ना. 0 इन अ क्लोज एंड पाई इन अ क्लोज. ओके. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज ए डॉट बी इज द स्केलर क्वांटिटी. हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या होता है, स्केलर. ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट है. ठीक है. हम लोगों को पता है कि कॉस थीटा और कॉस 2 पाई माइनस थीटा दोनों इक्वल होते हैं, तो ए डॉट बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी डॉट ए के इक्वल होगी. या अगर दूसरे वर्ड में बोलें तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है ना. कम्यूटेशन आपको पता है, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट है, तो ये कम्यूटेटिव होता है. थर्ड मैंने लिखा है ए डॉट बी. कुछ कंडीशंस लिखी है मैंने, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए और बी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है. ठीक है. नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं है. ए डॉट बी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है और मैंने लिखा है कि नॉन जीरो क्वांटिटी है, इसका मतलब ये दोनों जीरो नहीं है. तो इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यूज किस पे डिपेंड करेगी, इसका साइन कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा. अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, ये दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो कॉस थीटा क्या होगा, जीरो. और कॉस थीटा जीरो होगा तो थीटा क्या होगा, 90. इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर. तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, या फिर उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोल सकते हैं. ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. इट मीन्स द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा इज पॉजिटिव. इट मीन्स थीटा इज द एक्यूट एंगल. इट मीन्स थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90. When a dot b is less than 0, it means cos theta is negative. It means theta in a second quadrant. It means theta lies between 90 to 180. इसका मतलब a और b वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस होगा, इसमें एक्यूट होगा और इसमें 90 डिग्री. अब मैंने ए डॉट बी की वैल्यूज़ को क्या किया है, जीरो. लेकिन मैंने ये नहीं कहा है कि ए और बी नॉन जीरो वेक्टर नहीं है, हो सकते हैं. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भाई अगर ये वाली क्वांटिटी जीरो है तो किस किस की वजह से जीरो हो सकता है, एक तो इस कॉस थीटा की वजह से जीरो हो सकता है, थीटा ऑटोमेटिकली क्या होगा, 90. या फिर ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए. ये जीरो कब होगा, जब उसका लेंथ जीरो हो जाएगा, मतलब वो एक जीरो वेक्टर होगा. ठीक है. जिससे उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम पॉइंट पे कॉन्साइड हो जाएगा, तो लेंथ जीरो हो जाएगी. तो अगर मेरे पास ए डॉट बी जीरो है तो मेरे पास समझ में आना चाहिए कि या तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये मान के चल रहा हूँ मैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है. या फिर ए वेक्टर जीरो हो जाए, इधर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, या फिर दोनों ही जीरो हो जाए. फाइन. अगर मैं ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी करता हूँ तो आप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ. तो ये होगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू जीरो. अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए डॉट ये क्या होगा, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो. अब सेम कंडीशन, अगर ये जीरो आ रहा है तो मैं एक तो ये कंसीडर कर सकता हूँ कि ए वेक्टर बी माइनस सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. या फिर इधर दिस वेक्टर इज जीरो और दिस वेक्टर इज जीरो. अगर ये वेक्टर जीरो होगा तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, और ये जीरो होगा तो बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, मतलब इक्वल वेक्टर होंगे. या फिर ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए सेम टाइम पर. फाइन. नेक्स्ट आ जाओ. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी आपके पास अगर वेक्टर में ए वेक्टर का स्क्वायर गिवन है, क्या गिवन है, ए वेक्टर का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये समझना है कि उस वेक्टर का उस वेक्टर के साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट है. और आपको पता है अगर आप ए डॉट ए करते हो तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस जीरो. क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल बिटवीन देम क्या होगा, 0 डिग्री. और कॉस जीरो की वैल्यूज क्या होती है, 1. इट मीन्स कभी भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आपको समझना है ए डॉट ए और उसको क्या समझना है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. फाइन बेटा. तो कहीं भी अगर आपके पास है ए वेक्टर का स्क्वायर तो इसका मतलब वो है ए डॉट ए और ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. अब जैसे ये गिवन है ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. अगर इनका डॉट करेंगे तो ए डॉट ए, देन ए डॉट बी, देन बी डॉट ए, देन बी डॉट बी. आपको पता है ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर.
ए डॉट बी डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी एंड बी डॉट है। आपको पता है ये दोनों कम्यूटेटिव हैं, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी और 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट ए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। सेम अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो हम बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये आएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए। अब मुझे पता है कम्यूटेटिव है तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर देता हूँ तो ये टर्म कैंसिलेशन होगी और फाइनली वैल्यूज आएगी 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको हम लोग 10th की या 9th की थ्योरम से समझ सकते हैं। तो हम लोगों को पता है एक पैरेललोग्राम है, अगर ये मैंने ए वेक्टर लिया है और ये बी वेक्टर लिया है तो ये भी क्या होगा बी वेक्टर और ये क्या होगा ए वेक्टर, ये होगा ए प्लस बी, ये होगा ए माइनस बी और ये क्या होगा ए प्लस बी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th में कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर साइड की लेंथ का स्क्वायर का जो सम होता है वो डायगोनल की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बोलो यस और नो। तो क्या ये थ्योरम 10th क्लास की थ्योरम है? आपने कहा बिल्कुल सर। अब हम लोगों को पता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है। क्यों? क्योंकि आई जे के क्या है, दीज आर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है और इसके अलावा आई डॉट के या के डॉट जे वो क्या होता है 0, क्योंकि यहाँ पर एंगल बिटवीन देम कितना होगा 90 डिग्री। आप सब लोगों को पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ऑर्थोगोनल होती है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। 11th point, suppose I am taking a vector a this is a1i plus a2j plus a3k and the b vector is b1i b2j and b3k। ठीक है, a डॉट b। आप लोगों को पता है अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल 9 टर्म्स डेवलप होंगे, लेकिन उस 9 टर्म्स में से 6 टर्म्स तो क्या हो जाएगी सीधी 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है आई डॉट के और जे डॉट के 0 होता है। इसका मतलब यूजफुल कितनी है 3 टर्म, और वो 3 टर्म कौन सी है? जब आई के साथ डॉट होगा, जे के साथ डॉट होगा और के साथ डॉट होगा। इसका मतलब जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, आपको केवल आई के साथ डॉट, जे के साथ डॉट और के साथ के का डॉट ध्यान रखना है। बाकी सब ऑटोमेटिकली 0 होने वाले हैं, इसलिए उसकी टेंशन ना करें। तो इसका मतलब जब मैं ए डॉट बी करूँगा, एक तो आई का साथ डॉट होगा तो 1 होगा, स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी तो a1 b1, ऐसे ही a2 b2 और ऐसे ही a3 b3। जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यूज़ क्या होती है 1। इसका मतलब अगर ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k है एंड बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k है तो ए डॉट बी हम लोग लिख सकते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, आप सब लोगों को पता है ए डॉट बी की वैल्यूज़ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यूज़ क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड बी। अगर हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो ए डॉट बी हमें पता है क्या आएगा a1 b1 a2 b2 a3 b3 और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ समेशन a1 स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। आपको पता है थीटा की वैल्यूज अगर 90 होगी ना बेटा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0। अगर x मल्टीप्लाई विद x डिवाइडेड बाय 0 होता है तो न्यूमरेटर को 0 करना है, तो ये क्वांटिटी 0 होगी तो न्यूमरेटर क्या होगा 0। न्यूमरेटर 0 होगा तो रिलेशन क्या आएगा दिस वन, और ये क्या है, दिस द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर या ऑर्थोगोनल वेक्टर। If a vector and b vector, suppose I am taking a vector is a1i, a2j, a3k and the b vector is b1i, b2j, b3k and these vectors are the mutually perpendicular or orthogonal vector, then the condition is a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 equal to 0. Now a vector is parallel to b vector। ये जो कंडीशन है ये इस फॉर्मूले से नहीं आती, ये साइन थीटा से आती है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से आती है। लेकिन हम लोग प्रीवियस टॉपिक में पहले क्लियर कर चुके हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, बोलो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट किया था a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये जो एप्लीकेशन पार्ट है ना ये जनरली हम लोगों का कहाँ पे यूज आएगा, क्वेश्चंस में। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी हम लोगों को दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना होता है ना बच्चों, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट से फाइंड आउट करते हैं। मतलब किससे फाइंड आउट करते हैं हम, कॉस थीटा से। तो जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो हम कॉस थीटा का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज ये मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल के हम लोगों को पोजीशन वेक्टर दे सॉरी, इस ट्राइंगल में जो वर्टेक्स हैं इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। जैसे ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का क्या दे रखा है बी, और सी का क्या दे रखा है सी वेक्टर। क्लियर?
अब मुझे ये इंटरनल जो एंगल्स हैं ए बी और सी, इंटीरियर एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, दो वेक्टर का फॉर्मेशन करूँगा। जैसे एंगल ए निकालना है तो एक तो ए बी वैक्टर और एक क्या निकाल लूँगा, ए सी वैक्टर। और ये जो एंगल है रिक्वायर्ड एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच में आ रहा है। बोलो यस और नो। आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मैं दो वेक्टर का फॉर्मेशन करूँगा और वो फॉर्मेशन क्या होगा, एक तो ए बी वैक्टर हो जाएगा और एक ए सी वैक्टर हो जाएगा और इन दोनों के बीच में एंगल ए है। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर पता है तो ए बी वैक्टर हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। और ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो हम ए बी वैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ए सी वैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल बिटवीन दैम कॉस ए इक्वल टू ए बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर डिवाइडेड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से मैं बी के लिए ये दो वैक्टर कंसिडर कर लूँगा, दोनों फाइंड आउट करूँगा और एंगल बिटवीन दैम। और ऐसे ही मैं सी के लिए ये दोनों वेक्टर फाइंड आउट करूँगा और एंगल बिटवीन दैम फाइंड आउट कर लूँगा। तो इससे हम कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो किसी फिगर में दे रखा है या सिंपल दो वेक्टर दे रखे हैं या वर्टेक्स दे रखे हैं जिनके पोजीशन वेक्टर है, तो दो वेक्टर बना के हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फिगर में। अब ध्यान से देखो, 2D में हम लोगों ने कई बार इस तरह की बात की थी कि मान लो एक सर्किल है, 2D की बात कर रहा हूँ, 2D है इसलिए सर्किल है, ये डायमीटर है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होगा तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर ये पी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल होगा तो एंगल कितना होगा, एक्यूट। और अगर ये इनसाइड द सर्किल होगा तो एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस। लेकिन जब 2D की बात करते हैं तो फिगर बनता है सर्किल, लेकिन अगर 3D की बात करेंगे तो फिगर बनेगा, बोलो, स्फीयर। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर और पी इज द एनी पॉइंट इन अ 3D स्पेस। ठीक है, अब मैंने कंडीशन लिखा है पी ए डॉट पी बी जीरो है। अब भैया पी ए डॉट पी बी जीरो है, मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, मतलब पी पॉइंट ना तो ए पे इम्पोज हो रहा है ना पी पॉइंट बी पे इम्पोज हो रहा है। पी कहीं पर है लेकिन ए और बी पे इम्पोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब पी और पी बी नॉन जीरो वेक्टर आएंगे। क्लियर है। अब मैंने लिखा है पी ए डॉट पी बी क्या है, जीरो है, इसका मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब बी पर कितना एंगल बन रहा है, पी पर 90 डिग्री। इसका मतलब पी पॉइंट किस पे होगा, सर्कमफ्रेंस पे होगा, किसके, स्फीयर के। कौन से, जिसमें ए बी डायमीटर है। तो इसका मतलब इफ पी ए डॉट पी बी इक्वल टू जीरो इट मीन्स, ठीक है, पी लाइज ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, पी ए डॉट पी बी ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स द वैल्यूज द एंगल बिटवीन दैम थीटा इज एक्यूट बिकॉज कॉस थीटा इज पॉजिटिव। तो अगर एक्यूट एंगल होगा तो इसका मतलब पॉइंट पी कहाँ पे होगा, आउटसाइड द स्फीयर। और अगर पी ए डॉट पी पी लेस देन जीरो है तो कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव, मतलब एंगल जो होगा पी ए और पी बी में वो ऑब्ट्यूज, और अगर वो ऑब्ट्यूज होगा तो पी पॉइंट क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, स्केलर एंड वेक्टर। देखो दो प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक तो स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन। उसके अंदर भी मैंने क्या किया, दो चीज़ें डाली, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ, है ना। तो अब ध्यान से देखना, पहला मैंने लिखा हुआ है, सपोज आई एम टेकिंग ओ ए, दिस इज द ए वेक्टर। एक मैंने कंसिडर कर लिया बेटा ओ बी, वो क्या है, बी वेक्टर, ये ओ बी बी वेक्टर। मैंने लिखा है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्केलर प्रोजेक्शन, लेकिन स्केलर है इसका मतलब वेक्टर कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो तुम लोगों को पता ही है, हम लोग कई बार लेते हैं प्रोजेक्शन, ये एल है और ये थीटा है, तो ये वाली चीज़ क्या होती है, एल कॉस थीटा, और ये वाली चीज़ क्या लेते हैं, एल साइन थीटा, है ना। क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर मैं स्केलर प्रोजेक्शन की बात करूँगा ए वेक्टर की इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। लेकिन आप लोगों को पता है, अब इस तरह से याद नहीं रखना, एल कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। वेक्टर में हम लोगों को पता है ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब जब भी मैं आप लोगों से बोलूँगा स्केलर प्रोजेक्शन लेना है, तो आप क्या बोलोगे, न्यूमरेटर में दोनों का डॉट और डिनोमिनेटर में जिसका प्रोजेक्शन, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे ए वेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर स्केलर प्रोजेक्शन लेना है, तो आप क्या बोलेंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बोलो यस और नो। तो आप लोगों ने कहा कि हाँ सर, स्केलर क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फाइन। तो यार वो तुम लोगों को पता भी चल रहा है, क्योंकि ये कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आ गया मेरे पास स्केलर। अब वेक्टर प्रोजेक्शन आप लोगों को पता है एल साइन थीटा होता है, तो वो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा।
अब अभी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट आपको नहीं बताया, लेकिन आप लोगों को ने वेक्टर 11th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये होता है साइन थीटा। तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा को लिख सकते हैं बच्चों ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसी तरह से याद रखना है, जब भी मैं कहूँगा कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्केलर प्रोजेक्शन लेना है, तो आप बोलोगे न्यूमरेटर में तो आएगा दोनों का क्रॉस का मैग्नीट्यूड, और डिनोमिनेटर में जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हैं, जिसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज मैंने कहा एम वेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर स्केलर प्रोजेक्शन लेना है, तो आप क्या बोलोगे एम डॉट एन डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और अगर मुझे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्केलर प्रोजेक्शन लेना है, तो आप बोलेंगे एम क्रॉस एन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये ध्यान रखना, ये स्केलर है बेटा, स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, +4 -4, है ना। ये मत समझना ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। अब मुझे लेना वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बेटा वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए डायरेक्शन अप्लाई कर दें, मतलब एक तरह से मुझे निकालना है ओ एम वैक्टर। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या ले लूँगा, बी कैप। डायरेक्शन क्या ले लूँगा मैं, बी कैप। और मुझे पता है इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, बी कैप। क्लियर है, बी कैप को बाद में चाहे बी वैक्टर डिवाइडेड बाय बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब मुझे निकालना है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अभी जो हम लोगों ने निकाला वो क्या निकाला, ओ एम वैक्टर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ए एम वैक्टर। अब ध्यान से देखो, ये ओ एम वैक्टर बना, ये एम ए वैक्टर बना, और ये रिजल्टेंट ए वैक्टर बना। ये नोन है, ये नोन है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल से हम लोग लिख सकते हैं ओ एम वैक्टर प्लस एम ए वैक्टर इक्वल टू ओ ए वैक्टर, है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एम ए वैक्टर, एंड द एम ए वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर माइनस ओ एम वैक्टर। ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर एंड ओ एम वैक्टर वी ऑलरेडी फाउंड, ठीक है, इन थर्ड पॉइंट, ठीक है। इन द थर्ड, फ्रॉम द थर्ड पॉइंट ओ एम वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर डिवाइडेड बाय बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है, और ये पूरे वेक्टर में हम लोगों के लिए यूजफुल होगा। आज हम लोगों ने केवल थ्योरी कंप्लीट की है स्केलर प्रोडक्ट की, ठीक है, और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हम लोगों ने डिस्कस की है, नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की थ्योरी कंप्लीट करेंगे।